तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़िए, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना तो आप सोच लीजिएगा आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले, एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरे मॉडल पेपर पर, पूरे पेपर को सॉल्व कर। कौन सा पेपर आपके लिए? भौतिक विज्ञान 2019 का आपका पेपर है। सेट नंबर यानी सेट नंबर आपका 2 है, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉपी पूरा लिखा हुआ है, तो अच्छी तरीके से चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर को और अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो सही बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को क्या कर रहा है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित क्या कर रहा है? इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा? तो केंद्र पर जानते हैं क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, कोई अगर खोखला गोली है, ठीक है ना, उसके सतह पर अगर हम इस प्रकार आवेशित करें तो वहां पर क्या होता है कि इसके तल पर जो 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर कितना होगा? अगर सतह पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर क्या होगा मेरे प्यारे? वो 0 वोल्ट, 10 वोल्ट। वही विभव जो तल से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, या वही विभव जो तल के 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10 ही वोल्ट होगा। एक आवेशित धातु के गोले के अंदर विभव का मान स्थिर होता है जबकि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः केंद्र पर विभव क्या होगा? सतह के समान 10 वोल्ट ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन इसमें है ना सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। क्या कह रहा है? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है तो किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 9/2 ओम, 24 ओम, 12 ओम या 16/3 ओम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए ध्यान R1 R2 कोई कुछ भी मान लीजिए, R1 R2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये R3 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से, आपको कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, किसमें है? R1 और R2 किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तब इनका जो प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16 ओम। कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 बराबर 16 ओम। अब R तुल्यांकी प्रतिरोध व R3 दोनों समांतर क्रम में होंगे। क्या होंगे? R तुल्यांकी प्रतिरोध व R3 दोनों समांतर क्रम में होंगे। अतः परिपथ का जो कुल तुल्यांकी प्रतिरोध R डैश हो तो 1/R डैश बराबर 1/16 प्लस 1/8, यानी कि 1/R डैश बराबर 2 प्लस 1/16। यहाँ पर सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/16 यानी R डैश बराबर 16/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के देखिए और अपना रिवीजन करते चलिए। एक दिन का आपके पास समय बचा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है, तो हेनरी प्रति मीटर का किसका मात्रक है? विद्युतशीलता का, चुंबकीयशीलता का, या परावैद्युतांक का, या स्वप्रेरकत्व का। तो आंसर क्या हो जाएगा? यल बराबर एन स्क्वायर म्यू ए अपान यल से, जहां म्यू क्या है? म्यू आर म्यू 0 है, ठीक है ना। चलिए चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा? हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक नाभिक के विखंडन में, मान लीजिए कोई नाभिक है हमारे पास, उसके विखंडन में 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा? 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। तो एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? क्या कर रहा है कि एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपका ऑप्शन कितना दे रखा है? ऑप्शन आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻12,
0.5 इंटू 10⁻12 या 0.5 इंटू 10⁻14। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14। अब यह कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। एक नाभिक के विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा, जो नाभिक का एक विखंडन है ना, उसमें उत्सर्जित जो ऊर्जा है 3.2 इंटू 10⁻11 जूल होगी। मान लेते हैं, माना यन नाभिकों के विखंडन से प्रति सेकंड, मान लेते हैं कि यन नाभिकों के विखंडन से प्रति सेकंड जो बिजली घर की शक्ति है 16 किलोवाट या 16 इंटू 10⁻3 वाट होती है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजली घर की शक्ति यन नाभिकों के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा 16 इंटू 10⁻3 बराबर n इंटू 3.2 इंटू 10⁻11, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आयाम माडुलित तरंग की आवृत्ति एफएम तथा वाहक तरंग की आवृत्ति एफसी है। क्या कर रहा है कि आयाम माडुलित तरंग की जो आवृत्ति है एफएम है तथा वाहक तरंग की जो आवृत्ति है एफसी है। तो माडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई होगी, तो माडुलित तरंग की जो बैंड चौड़ाई है वो क्या होगी, एफसी माइनस एफएम, 2 एफसी 2 एफएम 3 एफएम अपान 2, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, माडुलित तरंग की जो बैंड चौड़ाई है आयाम माडुलित तरंग की आवृत्ति एफएम के दोगुनी है, अतः यह माडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई बराबर 2 एफएम होगा। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वी वोल्ट से त्वरित होकर, कितने, वी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान यम आवेश ई एक लक्ष्य से क्या करती हैं, टकराती हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल कितनी होगी, तो ईवी बाई एम या ईवी स्क्वायर बाई एम, अंडर रूट ईवी बाई एम या अंडर रूट 2 ईवी अपान एम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ईवी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर 2 ईवी अपान एम या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल बी बराबर अंडर रूट 2 ईवी अपान एम, आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंड ब की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है दो आवेशित क्षैतिज प्लेट, मान लीजिए जो हमारे पास क्या है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी के बीच 2 सेंटीमीटर है, के बीच 4 इंटू 10⁻13 के ग्राम भार तथा 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो दो आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻2 मीटर, यानी दो प्लेटों के बीच स्थिर कण का द्रव्यमान यम बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻13 kg, या तथा कण का जो आवेश है क्यू बराबर 2.4 इंटू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻18 आपका हो जाएगा। तब साम्यावस्था पर Q इंटू ई बराबर mg, यानी Q का मान 2.4 इंटू 10⁻18 इंटू ई बराबर 4 इंटू 10⁻13 इंटू 10 आपका हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12 बटे 2.4 इंटू 10⁻18, सॉल्व करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अतः दो प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा V बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻2, सॉल्व करेंगे 3.34 इंटू 10⁻4 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, किसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। दिया है, क्या दिया है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, जो हमारे पास क्या है चुंबकीय फ्लक्स है, उसका परिवर्तन का जो समय है डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड है, तथा कुंडली में कुल फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 1, यानी कि माइनस 0.9 वेबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 0.9 अपान 0.1 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, वह सबसे कम होता है। और तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और प्रकीर्णन किसका सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे कम होता है जो हमारी आंखों पर आसानी से पहुंच जाता है। कहाँ पर, हमारी आंखों पर आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ आपको समझाना है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह से मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है, उसे धातु का कार्यफलन है, W बराबर एच न्यू जीरो कहते हैं। या धातु की प्रकृति तथा धातु की सतह पर उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। और क्या कहता है कि इसका मात्रक जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अर्ग होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एवेलांस भंजन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि की, क्या पीएन संधि की उत्क्रम अभिनत में यदि लगाए गए विभव की बहुत अधिक बढ़ाया जाए तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सभी संयोजक बंध टूट जाते हैं। अतः उत्क्रम धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस घटना को एवेलांस भंजन कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है आपके लिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये बताना। एक कूलाम आवेश में, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q बराबर NE से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको निकाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिपथ चित्र में, परिपथ चित्र में हुए परिपथ चित्र देते हुए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि आपको समझाना है। तो उत्सर्जक आधार संधि के अग्र अभिनत होने की स्थिति में क्या कर रहा है, उत्सर्जक आधार संधि के अग्र अभिनत होने की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर आधार की ओर गति करते हैं, जबकि एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जब इसमें क्या होता है, अभिनत होता है, तो जो पी क्षेत्र में उपस्थित जो कोटर होते हैं ना, वो पी कोटर आधार की ओर गति करते हैं, और जब एन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। अब क्या करते हैं, आधार के बहुत पतला होने के कारण, जो आधार है इसका बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% कोटर इस पार करके, ठीक है ना, इस पार करके संग्राहक तक पहुंच जाते हैं। लगभग 2% इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। इस स्थिति में बैटरी VEE के ऋण सिरे से एक नवजात इलेक्ट्रॉन निकलता है तथा आधार में प्रवेश करता है, जिसके कारण एक क्षीण धारा IB बहने लगती है। कोटर संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। उत्क्रम अभिनत के कारण टर्मिनल विभवांतर जो होता है ना, टर्मिनल विभवांतर C पर पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में बैटरी VCC से इलेक्ट्रॉन आकर इसे उदासीन कर देता है। इस स्थिति में धारा IC बहती है। धाराएं IB तथा IC मिलाकर निर्गत धारा IE बनाती हैं, और IE बराबर क्या हो जाएगा, IB प्लस IC, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा चित्र में। इसमें क्या होता है कि जो बैटरी का धन सिरा है, इसमें हम किसी को बैटरी का धन सिरा है ना, उसको P से जोड़ते हैं, ठीक है ना। बीच में आपका N रहता है, फिर P से आपको जोड़ते हैं निगेटिव वाले को। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको पार करके यहाँ तक निकल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आपका इमीटर, ठीक है ना, और ये कलेक्टर, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको देखना है अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से रिवीजन भर आपको करना है, ठीक है ना। रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। आप कहीं पर जाएंगे ना, आप इससे बढ़िया कंटेंट नहीं देखेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए यहाँ पर आपके लिए समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप क्या करेंगे, कहीं पर जाएंगे बोर्ड पर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसी को समझाने में 15-20 मिनट लगा देंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में, मान लीजिए कहीं हमारे पास क्या हाइड्रोजन परमाणु है,
परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। क्या लिखना? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र आपको लिखना है। इसकी आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान भी लिखना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है En बराबर क्या हो जाएगा? mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर 1/n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अतः nवीं कक्षा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर क्या हो जाएगी? -me⁴ 8e⁻² आपका सॉल्व करेंगे तो En बराबर क्या हो जाएगा? -13.6/n² आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे आगे क्या लिखेंगे आप? आगे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि अतः हाइड्रोजन परमाणु को यदि निम्नतम अथवा मूल में 13.6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर से दे दी जाए तो परमाणु का कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात परमाणु आयनीन अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु होगा वो आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। यही विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव तथा उत्तेजन विभव कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना यदि प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण लैम्डा m हो तब प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस लैम्डा m अपान साइन a/2। ये आपका हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तब डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा? a। अतः प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा n बराबर साइन a प्लस a/2 अपान साइन a/2 बराबर साइन 2a अपान क्या हो जाएगा? 2a/2 अपान साइन a/2 आपका ये हो जाएगा। एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण, आपसे पूछेगा कि यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है आपको तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी आपको निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? tan IP से n बराबर tan 60 डिग्री, n बराबर √3 या n बराबर 1.732 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? r प्लस IP बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? r प्लस IP बराबर 90 डिग्री या r प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री या r बराबर -60 प्लस 90 या r बराबर 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 4 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। किसका? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है यह एक ऐसी युक्ति है जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vp आरोपित करते हैं तो क्रोड में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। माना हमारा जो ट्रांसफार्मर है आदर्श ट्रांसफार्मर है तो चुंबक विचुंबकन की क्रिया से संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में गुजरता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP बराबर क्या हो जाएगा? -NP/d φ/dt। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर क्या हो जाएगा? -NS × d φ/dt, यानी कि ES/EP बराबर NS/NP आपका हो जाएगा। यदि कुंडली के सिरों से युग मुक्त हो तो VS/BP बराबर NS/NP, यानी कि NS/NP बराबर परिणमन अनुपात आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी बराबर 1100, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस बराबर 110, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज बीपी बराबर 220 वोल्ट, या द्वितीय कुंडली में जुड़ा प्रतिरोध आरएस बराबर 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा आईपी बराबर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एनएस अपान एनपी बराबर वीएस अपान बीपी बराबर आईपी अपान आईएस, यानी कि 110/1100 बराबर वीएस अपान 220, वीएस बराबर 22 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर वीएस को निकालेंगे जब, वीएस बराबर क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस। तो आई एस इंटू बराबर क्या हो जाएगा, वीएस अपान आर एस, यानी यूएस का मान 22 और ध्यान दीजिएगा आर एस का मान कितना है, यहाँ पर आर एस का मान आपके लिए है 220। सॉल्व करेंगे 0.1 एम्पियर हो जाएगा। अब पुनः ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एस अपान बी पी बराबर आई पी अपान आई एस। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी एस का मान 22, बी पी का मान 220 और आई पी का मान निकालना है और 0.1 आपका नीचे हो जाएगा। तो आई पी बराबर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 0.1/220। सॉल्व करेंगे आई पी बराबर 0.01 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, विभव मापी के किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विभव मापी के किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए के लिए परिपथ खींचिए। इसके लिए परिपथ खींचिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी, तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। तो विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच जो संचायक सेल B1 धारा नियंत्रक RH कुंजी K1 परिपथ के अनुसार जोड़ देते हैं। ठीक, तो सेल B1 का धन ध्रुव तार के सिरे A से जोड़ा जाता है तथा जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना होता है उसके G द्वारा जॉकी G से जोड़ देते हैं। इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K2 से प्लग, ध्यान दीजिएगा, प्लग निकालकर सेल E के लिए क्या करते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेता है और माना कि उस स्थिति में सिरे ए के दूरी L1 और L1 सेंटीमीटर है, क्योंकि खुले परिपथ पर सेल का प्लेटों के बीच विभवांतर B इसके वैद्युत वाहक बल E के बराबर है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, KL1, समीकरण नंबर 1, जहां K क्या है, तार AB की विभव प्रवणता है। अब प्रतिरोध बॉक्स से कोई उचित प्रतिरोध R निकालकर कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। इस दशा में प्रतिरोध R के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V के लिए तार AB पर शून्य विक्षेप स्थिति पर ज्ञात कर लेते हैं। माना कि इस स्थिति में बिंदु A से दूरी L2 सेंटीमीटर है, तब B बराबर क्या हो जाएगा, KL2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से भाग देने पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, E/B बराबर क्या हो जाएगा, KL1 अपान KL2 बराबर L1 अपान L2। परंतु सूत्र के अनुसार सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा R बराबर R इंटू E/B -1, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू L1 अपान L2 -1। ठीक है ना। और उपरोक्त सूत्र से सेल के आंतरिक प्रतिरोध R के मान का परिकलन कर सकते हैं। L1 व L2 के अनेक प्रेक्षण लेते हैं और प्रत्येक प्रेक्षण से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन करके औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलते, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे क्या हो जाएगा। 4 के ग की बात करेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से, ध्यान दीजिएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक आपको लिखना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक द्रव्यमान कण के साथ एक ब्रोगली तरंग संबंध होता है। क्या होता है, प्रत्येक द्रव्यमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होता है जिसे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसकी तरंगदैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। माना यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील होता है तो संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपान p, समीकरण नंबर 1, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक तथा p त्वरित कण का संवेग है। चूंकि कण की जो गतिज ऊर्जा E बराबर है p² अपान 2m बराबर p बराबर √2m, E आपका हो जाएगा। यहाँ समीकरण नंबर 1 से लैम्डा बराबर h अपान 2 √2m E। माना कोई कण इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से विभव से त्वरित होने पर
गतिज ऊर्जा E प्राप्त कर लेता है, तब गतिज ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगी, EB, यानी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/√2mb, यानी कि लैम्डा बराबर 6.63 × 10⁻34 अपान √2 × 9.1 × 10⁻31 × 1.6 × 10⁻19 इंटू आपका V हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 × 10⁻10 बटे √V मीटर आपका हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 बटे √V एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अतः जो डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है इसका त्वरक विभव के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और सारे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। एकदम बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कहीं पर आप देख लीजिएगा ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संभारित तथा समस्थानिक के दो उदाहरण आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है ना। संभारित क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या A समान होता है, संभारित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संभारित कहलाते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखें तो 1H3 व 1He3, 6C14 व 7N14 और 8O17 या 9F17 ये आपका हो जाएगा। अगर समस्थानिक की बात करें तो यदि किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं परंतु परमाणु भार A भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 के अंक की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नतिकोण की परिभाषा दीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नतिकोण क्या, नतिकोण अथवा नमन कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नति कोण अथवा नमन कोण क्या होता है, यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए कि सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके तो चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर होने वाली सुई क्षैतिज दिशा में कुछ झुक जाता है। इस अवस्था में सुई का चुंबकीय अक्ष चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नति कोण कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर BE cos थीटा, यानी BE का मान 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो BE sin थीटा यानी 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अतः पृथ्वी का जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर क्या हो जाएगी, BE बराबर √H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर यानी कि √3.0 × 10⁻⁵ का स्क्वायर प्लस 3√3 × 10⁻⁵ का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे 6 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तथा नति कोण tan थीटा बराबर V/H, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 × 10⁻⁵ 0.3 × 10⁻⁴। ठीक है ना। आप इस सॉल्व करेंगे या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 या थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 20 MV है, इसे 10 किलोहर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 MV है तो के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है, तो परिणामी तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आयाम माडुली तरंग के मूल वाहक तरंग की आवृत्तियां अपवर्तित रहती हैं तथा दो नई आवृत्तियां FC-FM हैं तथा FC+FM उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति तथा उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति कहते हैं। प्रश्नानुसार आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। FC बराबर क्या हो जाएगा, FC बराबर क्या हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज यानी कि बराबर 10 × 10⁶ हर्ट्ज। FM
बराबर 10 किलो हर्ट्ज या क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज यानी AC बराबर 20 MeV या 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट यानी EM बराबर 10 MeV यानी कि 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट आपका हो जाएगा। निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति FC माइनस FM बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 माइनस 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻4 इंटू 1000 माइनस 1 यानी कि 999.10⁻4 सॉल्व करेंगे तो 9.99 मेगा हर्ट्ज आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उच्च पार्श्व बैंड की आवृत्ति FC प्लस FM बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 10 इंटू 10⁻6 प्लस 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻4 इंटू 1000 प्लस 1 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। उस पार्श्व बैंड की आवृत्ति 1001 इंटू 10⁻4 यानी कि 10.01 इंटू 10⁻6 10.01 मेगा हर्ट्ज आपका हो जाएगा। तो पार्श्व बैंड आवृत्तियों के आयाम E बराबर क्या हो जाएगा MA इंटू EC/2 यानी कि EM बराबर MA। ठीक है ना। या क्या हो जाएगा E बराबर EM/2 यानी सॉल्व करेंगे तो 5 MeV आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 5 ख की बात करें, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन आपके लिए है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रतिरोध के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ का प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 0.01 हेनरी 1 ओम और 200 वोल्ट आपके लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति F बराबर 50 हर्ट्ज, W बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर 2πf। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू F का मान 50 रखेंगे 314 रेडियन प्रति सेकेंड आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तथा परिपथ की जो प्रतिबाधा निकलेगी ना XL बराबर क्या हो जाएगी ओमेगा L, क्या ओमेगा L और यहाँ पर 314.01 यानी कि 3.14 आपका हो जाएगा। परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे तो √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 3.14 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3.239 ओम आपका आ जाएगा। अब यहाँ से धारा I बराबर क्या निकालेंगे V/Z यानी कि 200/3.239 बराबर 61.74 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और 5 ग की बात करें क्वेश्चन, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा के परिवर्तन ज्ञात करना है आपको। क्या करना है ऊर्जा के परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो एक परिवर्ती संधारित्र में संधारित्र की धारिता है 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड होने पर ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U बराबर हाफ डेल्टा CB स्क्वायर, या यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10-2 इंटू 10⁻6 इंटू 200 का होल स्क्वायर 0.16 जूल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 घ की बात करेंगे। ठीक है ना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं एक प्रकाश स्रोत है, कोई हमारे पास क्या है प्रकाश स्रोत है, अनंत पर रखा है। वो कहाँ पर रखा है अनंत पर रखा है, जिससे प्राप्त समतल तरंगार्ग अपवर्तन पृष्ठ पर x डैश पर इस प्रकार आपतित होता है। अभी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे फिगर भी। यहाँ पर देखिए आपका ये x है, आपका x डैश, इस पर इस प्रकार प्राप्तित होगा। अभी आपको ध्यान दीजिए, फिगर एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ता हूँ जो जो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि x डैश पर आपतित इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण की किरण, जो तरंग संचरण की किरण है वो अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर अभिलंब से कोण I बनाता है। माना माध्यम में तरंगार्ग की चाल तथा दूसरे माध्यम में तरंगार्ग की चाल V1 तथा V2 है। जैसे जैसे तरंगार्ग AB आगे बढ़ता है वह अपवर्तक पृष्ठ के बिंदुओं A व A डैश क्या हो जाए A व A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है। अतः हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोली तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो पहले माध्यम में B1 चाल से तथा द्वितीय माध्यम में B2 चाल से चलने लगती है। सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगती हैं तथा T में दूसरे माध्यम से AB डैश
यानी V2T दूसरी तय करती है। ठीक इसी प्रकार इसी समय T में तरंगार्ग को बिंदु B पहले माध्यम में BA' V1T दूसरी चलकर A' पर पहुंच जाता है। और क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां से अब द्वितीयक तरंगिकाएं चलनी शुरू होती है। इस प्रकार AB' बराबर B2T और BA' बराबर B1T। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से पहली तरंग आई, अपवर्तन के पता क्या, अभिलंब की ओर कुछ झुक गई, यहाँ से भी क्या है, अभिलंब की ओर कुछ झुक गई, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होती हैं, समांतर चलने लगती हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ से समांतर चलने लगेंगी, ये भी निकलेगी तो यहाँ पे समांतर चलने लगेगी। तो यही कह रहा है कि AB' जो हमारा AB' है किसके बराबर हो जाएगा, V2T के बराबर हो जाएगा, मतलब माध्यम 2 के T के बराबर हो जाएगा। वहीं B1' बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम 1 के T1 के बराबर हो जाएगा। दोनों दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे देखिए यहाँ पर कि मान लेते हैं, माना कि आपतित किरण, जो हमारे पास आपतित किरण है AB तथा अपवर्तित तरंगार्ग A1 B1' अपवर्तक तल x के साथ क्रमशः कोण I तथा R बनाते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABA' में क्या हो जाएगा, साइन I बराबर BA' अपान AA' बराबर B1T अपान AA' बराबर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इस प्रकार समकोण त्रिभुज AB' में साइन R बराबर AB' अपान AA' बराबर B2T अपान AA', समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 में भाग करने पर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R बराबर B1 अपान V2 एक नियतांक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंबी दूरी, क्या 5 गंगा की बात करेंगे, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं, तथा लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं, आपको बताना है। तो लंबी दूरी के लिए जो लघु तरंगों का उपयोग क्यों करते हैं, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित सिग्नलों को उच्च आवृत्ति या लघु तरंग बैंड पर प्रेषित करते हैं, क्योंकि कई प्रेषित बस बैंड विद्युत सिग्नल को एक साथ प्रेषित करने पर सभी सिग्नल मिश्रित हो जाते हैं, जिससे उनमें भेद करना असंभव हो जाता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक रेडियो टीवी प्रसारण स्टेशन को एक बैंड आवंटित करते हैं। प्रत्येक प्रसारण स्टेशन को आवंटित बैंड की चौड़ाई 10 किलो हर्ट्ज अथवा वाहक तरंग के दोनों ओर +5 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, टीवी प्रेषण के लिए, जो टीवी प्रेषण है ना, इसके लिए जो उपग्रह का उपयोग है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टीवी सिग्नलों 80 से 200 मेगाहर्ट्ज को न तो भू तरंगों द्वारा संचारित किया जा सकता है और न धाम तरंगों द्वारा। इन सिग्नलों को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ग्राही एंटीना प्रेषक एंटीना से चलने वाले सिग्नल के मार्ग में पड़े। टीवी का अधिक क्षेत्र विस्तार प्राप्त करने के लिए प्रसारण ऊंचे एंटीना से करना चाहिए, जो सामान्यतः संभव नहीं है। इसलिए टीवी प्रेषण के संचार के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और उपग्रह संचार की बात करेंगे, क्षोभ मंडल में आकाश तरंग संचरण द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण भाग को आवंटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निरंतर पुनरावर्तक लगाना संभव नहीं है। संचार उपग्रह एक भू तुल्यकाली उपग्रह होता है जो पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। यह पृथ्वी तल से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या नंबर 6 की बात करेंगे तो किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v-1/u μ-1/r का निगमन आपको करना है। यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा 2.5D या -3.75D। क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो किसी अवतल गोलीय पृष्ठ का प्रकाश अपवर्तक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि M एक गोलीय समतल पृष्ठ है जो माध्यमों वायु तथा कांच सघन में पृथक करता है। इन दोनों माध्यमों के अपवर्तक क्रमशः μ1 व μ2 हैं। तो गोलीय अवतल पृष्ठ का ध्रुव P तथा वह केंद्र C है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लेना अच्छी तरीके से यह फिगर को, क्या है यहाँ पर आपको ये कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी जो दूरी है, वस्तु की जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है U है, और प्रतिबिंब की दूरी जो है हमारे पास यहाँ V है,
ठीक है ना। ये आपका वक्रता त्रिज्या है, ये आपका विरल माध्यम, ये आपका सघन माध्यम है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है, जबकि दूसरी आपतित किरण OP क्या होती है, पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, अर्थात बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तित किरण AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष की बिंदु I पर मिलती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। अब चित्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माना कि अपवर्तन कोण OAC बराबर कोण I, परावर्तन कोण प्रतिबिंब कोण BAN बराबर कोण गामा, वस्तु की ध्रुव की दूरी PO बराबर -U, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी PI बराबर -V, वक्रता त्रिज्या PC बराबर -R, ठीक है ना। सभी दूरियां का मापन प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में किया जाता है, अतः यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माना OA बराबर IA तथा CA क्या है, मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, OCA बराबर का गामा बराबर अल्फा प्लस आई बराबर गामा माइनस अल्फा, तो बाह्य कोण है ये आपके लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ICA में गामा बराबर बीटा प्लस गामा आपका हो जाएगा गामा, R बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, μ2 अपान μ1 बराबर साइन I अपान साइन R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ μ2 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता है तो बिंदु A गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P से समीपस्थ होगा, ठीक। तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, I, साइन R बराबर R। तो समीकरण नंबर 3 से μ2 अपान μ1 बराबर I अपान R, तो μ1 I बराबर μ2 R। समीकरण नंबर 4, तो समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 1 व 2 से I व R का मान रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ1 गामा माइनस अल्फा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। तो गोलीय पृष्ठ का जो व्यास छोटा होता है, अल्फा बीटा तथा गामा के मान भी छोटे होंगे, बिंदु A और J ध्रुव P के समीपस्थ होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा AJ अपान JO यानी AJ अपान PO बराबर H अपान माइनस U, समीकरण नंबर 6। बीटा बराबर टेन बीटा बराबर AJ अपान JI बराबर AJ अपान PI बराबर H अपान माइनस B, समीकरण नंबर 7। गामा बराबर टेन गामा बराबर AG अपान JC बराबर AG अपान PC बराबर H अपान माइनस R, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण नंबर 6, 7 और 8 के मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, तो μ2 इंटू H अपान माइनस B माइनस μ1 H अपान माइनस U बराबर μ2 माइनस μ1 अपान H अपान माइनस R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U बराबर μ2 माइनस μ1 अपान R हो जाएगा। यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम में सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 अपान μ1 बराबर μ हो तो उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, μ अपान V माइनस 1 अपान U बराबर μ माइनस 1 अपान R। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, उपयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 डायोप्टर माइनस 3.75 डायोप्टर माइनस 1.25 डायोप्टर आपका हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर 100 अपान P यानी कि F बराबर 100 अपान माइनस 2.5 यानी कि F बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी बनाइए तथा निवेशित तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरोध दर्शाइए, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। देखिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, एंड गेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिए गए चित्र में P नैंड गेट है तथा Q R गेट है। दिए गए चित्र के लिए निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में P नैंड गेट है तथा Q R गेट है। दिए गए चित्र के लिए निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो A और B Y डैश बराबर A B बार, ठीक है ना, Y बराबर Y डैश प्लस A आपका हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 जब देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 और 0 देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 0 और 1 देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 देंगे तो 0 हो जाएगा आपका। और इसको फिर नॉट गेट में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बदलेंगे, इसको नॉट गेट में बदल दिए हम। इसके बाद क्या करेंगे, Y डैश प्लस A करेंगे तो 1 1 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग।
तो आगे देखिए यहाँ पर दोनों गेटों के निवेशी एवं निर्गत प्रतिरूप ए व बी के प्रत्येक निवेशी के लिए दिए गए परिपथ का निर्गत y हमेशा 1 होता है। इस प्रकार दोनों गेटों के निवेशी एवं निर्गत प्रतिरूप निम्न है। ठीक, ये आपको कर देना है। ठीक है ना। उसका बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं और यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत के वाले परावैद्युत पदार्थ की पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना है। तो परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी माध्यम अणुओं अथवा परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक के बीच नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा निरावेशित हो जाता है तथा ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के विपरीत चिन्ह के होते हैं। बाह्य क्षेत्र प्रभाव में परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह प्रक्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच पूर्ण रूप में परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच x की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना ट्रांसफार्मर की दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम का परावैद्युतांक k है तथा प्लेट x को +q कूलाम आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा उसके सामने रखे वाले प्लेट y के भीतरी तल पर -q कूलाम आवेश तथा बाहरी तल पर +q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट y, ध्यान दीजिएगा, y से जुड़ी है अतः इसके बाहरी तल को +q कूलाम आवेश पृथ्वी के आने पर इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा। इस प्रकार प्लेटों x और y के बराबर तथा विपरीत आवेश होंगे। ठीक है ना। ये आप लिख दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश पर पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। एक समान व विपरीत आवेशों को दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि चादरों के बीच स्थान में परावैद्युत माध्यम के हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। चूंकि प्रत्येक प्लेट पर आवेश q है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है अतः पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर q अपान a आपका हो जाएगा। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर q अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू a। अब माना कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है v वोल्ट है तथा इनके बीच की दूरी d मीटर है, तब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तब प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई डी, या प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर V बराबर E इंटू डी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर से E का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई बी, यानी C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपान डी फैराड आपका हो जाएगा। यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो तो K बराबर 1 आपका हो जाएगा। तब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है C बराबर C नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी फैराड आपका हो जाएगा। अतः किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले माध्यम को भरकर के गुना बढ़ाया जा सकता है। अतः तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के C नॉट आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से एक धारावाही रेखीय लंबे चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या कर रहा है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ठीक, तो आपको ये कर देना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश, मान लिया कोई हमारे पास बंद वक्र का समतल है, अनुदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र के घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले नेट वैद्युत धारा के मान का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। ठीक है ना। ये आप ले जाएंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर μ0 आई, जहां आई क्या है, बंद पास से होकर गुजरने वाला नेट धारा है। धारा रेखीय लंबे चालक करंट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
मान लेते हैं, माना कि एक लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B ज्ञात करनी है। तार के परितः P से होकर जाने वाली r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। समीपति के पथ का प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है तथा वेक्टर बी व वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। एम्पियर के नियम से क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू 0 आई। जहां वृत्त द्वारा घिरी चूंकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा, यानी कि बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल यानी कि बी बराबर 2 पाई आर आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बी 2 पाई आर म्यू 0 आई यानी बी बराबर म्यू 0 आई अपन 2 पाई आर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन क्या कि लंबे तार में प्रवाहित धारा I 10 एम्पियर तार से 10 सेंटीमीटर दूरी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, जहां म्यू 0 अपान 2 पाई बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी B बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 अपान 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।